students, welcome to our online class. I am Deepak Sharma, your SST teacher, and today we are going to continue lesson number 2 in geography. The name of this chapter, the motions of the earth. So previous class में हमने study किया था rotation को और varying lengths of day and night को. Today we will continue this chapter with revolution. तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि अर्थ के 2 टाइप्स के मोशंस होते हैं. पहली है रोटेशन और दूसरी है रेवोल्यूशन. रोटेशन को हम स्टडी कर चुके थे. रोटेशन क्या होता है, रोटेशन के क्या परिणाम देखने के लिए मिलते हैं. साथ ही हमने स्टडी किया था कि जो दिन और रात होते हैं उनकी लंबाई अलग अलग किस प्रकार होती है, क्यों होती है. आज हम कंटिन्यू करेंगे रेवोल्यूशन से. सो पेज नंबर 113 से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली आई विल रीड द चैप्टर, देन आई विल एक्सप्लेन इट. सो टुडेज टॉपिक इज रेवोल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन along its orbit is called revolution. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, along its orbit, अपनी ऑर्बिट के साथ साथ, यानी अपने ऑर्बिट में जब अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर, दिस मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन. तो इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है. The orbit is the elliptical path which the earth takes around the sun. अभी यहाँ पर ये वर्ड आया था ऑर्बिट, कि जो अर्थ का मूवमेंट है along its orbit, अपने ऑर्बिट के साथ साथ या अपने ऑर्बिट में. तो ऑर्बिट होता क्या है, ऑर्बिट इज द इलिप्टिकल पाथ. ऑर्बिट जो है वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है, वलयाकार मार्ग होता है, दैट इज ओवल शेप्ड पाथ. तो ये एक इलिप्टिकल पाथ होता है which the earth takes around the sun, जिसमें अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है. दैट मीन्स कि इस रास्ते में, इस मार्ग में, इस पाथ पे अर्थ क्या करती है, मूव करती है, मूवमेंट करती है. किसके चारों ओर, सन के चारों ओर. The earth takes 365 whole 1/4 days. यहाँ कुछ बुक में मिसप्रिंट है, आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं. यहाँ 356 दे रखा है, उसको ठीक कर लीजिए. The earth takes 365 whole 1/4 days, that is 365 days and 6 hours to complete one revolution. पृथ्वी को एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 होल 1/4 डेज लगते हैं, या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं. दिस कंस्टिट्यूट आ ईयर, और ये 365 होल 1/4 डेज एक वर्ष को बनाते हैं. यानी इन एक वर्ष का जो निर्माण होता है वो 365 होल 1/4 डेज या 365 डेज 6 आवर्स से होता है. The 1/4 day is added up and added to every 4th year to the month of February as an extra day. अब ये जो 1/4 डे है, 365 होल 1/4 डेज आए थे, इसमें जो 1/4 डे है इसको हम ऐड करते हैं 4th ईयर में. आप इनको 4 बार ऐड कर लें तो 4th ईयर में जाके ये 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, दैट इज 24 आवर्स. तो 4th ईयर में जाके जब ये ऐड होते हैं तो ये 24 आवर्स, दैट मीन्स एक दिन को बनाते हैं. तो हम इसको, ये जो 1/4 डेज होता है, इसको 4th ईयर में, चौथे साल में ऐड करते हैं, जो कि क्या बनाता है, फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे बनाता है. दैट मीन्स कि उस वर्ष फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे होता है. जनरली नेचुरली जो फरवरी होती है उसमें 28 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर होता है, जब हम ये 4th ईयर में ऐड करते हैं 6 आवर्स को, तो उस ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है. सच ईयर्स आर नोन एज लीप ईयर्स. ऐसे ईयर को लीप ईयर या ऐसे ईयर्स को लीप ईयर्स कहा जाता है. लीप ईयर्स डज हैव 366 डेज. तो इस प्रकार से जो लीप ईयर्स होते हैं उनमें 366 दिन होते हैं, विथ फरवरी हैविंग 29 डेज, जिसमें कि
फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। अब कैसे पता चलता है कि जो ईयर है वो लीप ईयर है? तो आप देखें, यदि उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स कि वो ईयर, आप किसी ईयर, जो भी ईयर दे रखा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यदि वो जो ईयर है 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि वो लीप ईयर है और उस ईयर में 366 डेज होंगे और फरवरी में 8 डेज देखने के लिए मिलेंगे। द मेन रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इज द अकरेंस ऑफ सीजन्स। रिवॉल्यूशन का मुख्य परिणाम है अकरेंस ऑफ सीजन्स, यानी मौसम का बदलना या मौसम में बदलाव आना या मौसम का होना, ठीक है। जिस प्रकार रोटेशन से हम दिन और रात का आना देखते थे, उसी प्रकार रिवॉल्यूशन से हम मौसम में बदलाव देखते हैं। तो चलिए अब इन्हीं मौसम्स को, ये जो मौसम है, अलग अलग सीज़न है, इनको स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीजन्स, सोल्स्टाइसेस एंड इक्विनॉक्सेस। Seasons, solstices and equinoxes. Because of the tilt of the Earth's axis, different parts of the Earth face the Sun during one revolution, and therefore they receive different amounts of heat in the course of a year. Because of the Earth's tilt axis, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी के कारण, अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट है, झुका हुआ है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अलग अलग भाग, फेस द सन, सूर्य के सामने होते हैं। ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के दौरान। चूँकि अर्थ की एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, और जब अर्थ अपना एक्सिस पर घूमते हुए एक ऑर्बिट में सन का चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो जब अर्थ रेवोल्यूशन कर रही होती है, तो उस रेवोल्यूशन के दौरान अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सन को फेस किए होते हैं, एंड देयरफॉर दे रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट, और इसी वजह से उन पर अलग अलग हीट की अमाउंट पड़ती है, यानी उनको अलग अलग हीट का अमाउंट मिलता है। किसके दौरान? जब वो रिवॉल्यूशन कर रहे होते हैं तब। दिस कॉजेज सीजन्स, तो इस प्रकार से ये जो सनलाइट अर्थ पे पड़ रही होती है रिवॉल्यूशन के दौरान, इसकी वजह से ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिस कॉजेज सीजन। द 4 मेन सीजन्स आर समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। 4 प्रमुख ऋतुएं जो होती हैं वो होती हैं ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पतझड़ और वसंत। दैट मीन्स के गर्मियाँ, सर्दियाँ, ऑटम जिसको हम बोलते हैं पतझड़, एंड स्प्रिंग जिसको बोला जाता है वसंत। ये 4 मेन सीजन्स होते हैं। इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, एक साल के दौरान, एक साल की अवधि में, the sun's rays falls directly over the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn and over the equator on the certain fixed days. तो एक साल की अवधि के दौरान जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। किन्हीं फिक्स्ड दिनों में, जो फिक्स डेज होते हैं, तो उन फिक्स डेज पर ही सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। ये डेज फिक्स्ड होते हैं, उन दिनों सन की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। These days are known as solstice and the equinox respectively. इन दिनों को सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन अ ईयर वी एक्सपीरियंस 2 इक्विनॉक्सेस एंड 2 सोल्स्टाइसेस। एक साल में हम 2 इक्विनॉक्सेस और 2 सोल्स्टाइसेस देखते हैं, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं कि सोल्स्टाइसेस क्या हैं और इक्विनॉक्सेस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम
समर सोल्स्टाइस की, किसकी बात करते हैं? समर सोल्स्टाइस। बिटवीन जून एंड अगस्त द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जून और अगस्त के महीनों के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की ओर झुका रहता है। बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड अगस्त, जून और अगस्त के महीनों के दौरान जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर टिल्टेड रहता है। एट दिस टाइम, इस समय, इट रिसीव्स मोर हीट देन द सदर्न हेमिस्फीयर। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा हीट पड़ती है, यानी ये सन से ज़्यादा हीट को रिसीव करता है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। एंड दस एक्सपीरियंसेस समर, और इस प्रकार ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ये गर्मी का अनुभव करता है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। During these months, the days are long and the nights are short. During these days or during these months, इन महीनों के दौरान, कौन से महीनों की बात चल रही है? जून, जुलाई एंड अगस्त। इन दिनों, इन महीनों में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कहाँ पर? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। द लॉन्गेस्ट डे अकर्स ऑन 21 जून। अब इसमें जो सबसे लंबा दिन होता है जून और अगस्त के बीच में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है तो इसमें डेज लॉन्ग हैं, नाइट शॉर्ट हैं। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट डे है वो 21 जून को होता है, when the sun shines directly over the tropic of Cancer। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन सीधे सीधे शाइन कर रहा होता है 21 जून को, जिसको समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। गर्मियों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है 21 जून को, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है, और इसको हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस। While it is summer in the northern hemisphere, southern hemisphere experiences winter with short days and long nights। तो जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं, समर होती हैं, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं और वहाँ पर उस समय सर्दी होती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो ये हुआ समर सोल्स्टाइस। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। समर सोल्स्टाइस क्या होता है कि जून और अगस्त के महीनों के दौरान जो सन होता है वो जो पृथ्वी होती है, या पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर टिल्टेड होता है। ये किसकी वजह से है? अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से। पृथ्वी की धुरी तिरछी होती है, ठीक है, और जून और अगस्त के महीनों के दौरान पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सन की ओर होता है, जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा सनलाइट या हीट को रिसीव करता है और ये हिस्सा गर्म होता है। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से दूर होता है तो वहाँ सर्दी होती है। अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है गर्म है, इसमें एक दिन ऐसा होता है जब दिन बहुत लंबा होता है। जनरली क्या होता है, जब ये जून और अगस्त के मंथ्स होते हैं, जब सनरेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होती हैं तो दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इनमें एक दिन ऐसा होता है जो सबसे लंबा होता है, जो कि होता है 21 जून। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन होता है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर उस दिन होता है, तो इसीलिए 21 जून को हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं। जबकि अब इसका अपोजिट जो होता है, सदर्न हेमिस्फीयर
वो ठंडा होता है, वहाँ ठंड पड़ रही होती है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। ये था समर सोल्स्टाइस। अब बात करते हैं विंटर सोल्स्टाइस की। बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी, दिसंबर और फरवरी के बीच में द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये सन की ओर झुका होता है। सो इट रिसीव्स मोर हीट देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब ये सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा हीट को रिसीव करता है एंड दस एक्सपीरियंसेस समर। और अब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। अब समर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर समर्स होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में अब डेज लंबे हो जाते हैं, नाइट्स छोटी हो जाती हैं। द लॉन्गेस्ट डे इज ऑन 22nd December when the sun shines directly over the Tropic of Capricorn। तो वो एरियाज़ जो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं वो समर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उन एरियाज़ में अब दिन लंबे रातें छोटी होती हैं और उन एरियाज़ में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 22 दिसंबर के दिन होता है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है और इसको कहा जाता है विंटर सोल्स्टाइस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस। It is winter in the northern hemisphere at this time with short days and long nights। जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे रातें छोटी होती हैं, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का मौसम होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। सो दिस वॉज विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है कि दिसंबर और फरवरी के मंथ्स के बीच में जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की ओर टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट रिसीव करता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में जो प्लेसेस होते हैं वो लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस करते हैं 22 दिसंबर को जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है और इसको कहा जाता है विंटर सोल्स्टाइस। इसके बाद आते हैं इक्विनॉक्सेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने सोल्स्टाइस कहा, दो सोल्स्टाइस होते हैं, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। उसी प्रकार से दो इक्विनॉक्सेस होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। तो बात करते हैं इनकी इक्विनॉक्सेस दैट आर स्प्रिंग एंड ऑटम। ट्वाइस एवरी ईयर, वर्ष में हर वर्ष दो बार। Once during the sun's apparent journey towards the Tropic of Cancer and once on its way back to the Tropic of Capricorn। तो वर्ष में दो बार, पहला जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जा रहा होता है और दूसरा जब ये वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जा रहा होता है। तो ऐसे करने में जो सन होता है वो इक्वेटर के ऊपर होता है दो बार। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर होता है। ऑन दीज डेज, इन दिनों, neither the north pole nor the south pole is tilted towards the sun। ना तो नॉर्थ पोल सन की ओर झुका होता है, ना साउथ पोल सन की ओर झुका होता है। दैट मीन्स कि अर्थ जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अर्थ की जो एक्सिस है वो अब परपेंडिकुलर हो गई होती है और सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। ठीक है। On these days, neither the North Pole nor the South Pole is tilted towards the sun, and the whole world gets equal hours of day and night। और पूरी दुनिया में दिन और रात समान होते हैं, यानी दिन और रात की लेंथ बराबर होती है। These two dates are 21 मार्च and 23 सितंबर। ये दो दिन हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दिनों दिन
और रात दुनिया भर में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स हर जगह दिन भी बराबर होता है, दिन की लंबाई बराबर होती है और रात की लंबाई भी बराबर होती है। एंड दीज आर नोन एज इक्विनॉक्सेस, और इनको इक्विनॉक्सेस कहा जाता है। मीनिंग इक्वल नाइट, इक्विनॉक्स का मीनिंग होता है इक्वल नाइट, दैट मीन्स समान रात। 21st March is known as spring equinox as it is spring in the northern hemisphere in March. 21 मार्च जिस दिन और रात समान होते हैं, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है क्योंकि इस समय मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है क्योंकि इस समय सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का सीज़न होता है। तो इसलिए ये जो इक्विनॉक्सेस हैं 21 मार्च को बोलते हैं हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड 23 सितंबर को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। तो ये हो गए आपके इक्विनॉक्सेस। अभी हमने स्टडी किया था इस चैप्टर में रिवोल्यूशन को, हमने स्टडी किया सीजन्स को, स्टडी किया सोल्स्टाइसिस और इक्विनॉक्सेस को। ठीक है, एक बार से इक्विनॉक्सेस को दोबारा समझा देता हूँ कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जा रहा होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जाता है उसके बाद, तो ऐसा करने में वो इक्वेटर के ऊपर होता है। और दो बार ऐसा होता है, एक बार तो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जा रहा होता है तब, और दूसरी बार जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जा रहा होता है तब। तो जब सन इक्वेटर के ऊपर होता है तो दुनिया में जितनी भी प्लेसेस हैं वहाँ इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं, और इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का अर्थ होता है इक्वल नाइट। तो सन इक्वेटर के ऊपर कब होता है? दो बार होता है। पहली बार होता है 21 मार्च को, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्योंकि इस समय मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। तो 21 मार्च को कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इस दिन और रात समान होते हैं। फिर दोबारा होता है 23 सितंबर को। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है, इसलिए 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो ये आपके दो इक्विनॉक्स हो गए। तो यहाँ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इस चैप्टर पे बेस्ड एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।